को नमस्कार कहती हूँ और आज इस फैमिली और मन्ना साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और अपने आदरणीय जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने इतना कुछ कहा अपने मुल्क के बारे में, अपनी पॉजिटिविटी सकारात्मक के बारे में। मैं क्या कहूँ उसके बारे में, मैं सिर्फ इतना कहूँगी उसके लिए एक आसमान, एक ज़मीन, एक हवा, एक सुबह शाम, एक सूरज, एक चांद और हम सब एक हैं। इसी तरह इसी चीज़ों को हम अपने मन में बसाएं तो हम जिंदगी को आगे ले सकते हैं। आज सुबह शुरू हुई तो शाम को ख़त्म होती है। दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उन सब को भूल कर आगे बढ़े और ज़िंदगी बहुत खुशनुमा बन जाएगी, ज़िंदगी बहुत आगे जाएगी। और उसके बाद क्या कहूँ, अरुण खरे जी और उपेंद्र खुशू जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो इतना काम अच्छा करके गए हैं कि हम सब आज उनके लिए दो लफ्ज़ बोल रहे हैं। और अरुण खरे जी जो मीडिया कर्मी थे, पत्रकार थे, उनका बहुत योगदान रहा है और उन्होंने जो काम किया है आज उसकी सराहना की जा रही है। और दोस्तों, और उपेंद्र खुशू जी जो मेरे पति भी हैं, उनके लिए शब्दों को जोड़ना आसान नहीं है। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इतना कहूँगी वो एक शानदार इंसान थे, शानदार शख्सियत के मालिक थे, एक रेडियो ब्रॉडकास्टर थे, रंगकर्मी थे और फिल्मों में भी बहुत सारे काम उन्होंने किया। वो एक शानदार शख्सियत के मालिक थे। जब वो इंटरव्यू करते थे रेडियो में तो लोग कहते थे उनको, अगर ये हमें इंटरव्यू करेगा तो हम रेडियो में आएंगे। वो जब बोलते थे उनका बोलना इतना अच्छा लगता था कि लोग उनको सुनना पसंद करते थे। उन्होंने कश्मीर से लेकर अपना सफ़र शुरू किया है और वो पैदाइश उनकी जम्मू कश्मीर में हुई है और उसके बाद उनको बचपन से ही लगाव था रेडियो और स्टेज से। स्टेज के बारे में हम इतना कहेंगे कि 70 के दशक में उन्होंने एक प्ले जिसका उन्होंने निर्देशन किया था वो था तीन चेहरे। उस टाइम उस ड्रामा को बहुत सराहा गया और लोगों ने बहुत उसे पसंद किया। उसके बाद उन्होंने जो उनका सबसे अच्छा सीरियल था, बहुत बेहतरीन मकबूल हुआ, वो था चौराहा। वो भी बहुत मकबूल हुआ और पूरे जो मुल्क में उनको शोहरत मिली वो मिली प्राण किशोर के द्वारा लिखे गए प्ले वो गुलशन गुलफाम से। उन्होंने इतना शानदार काम किया है कि आज हम सब उनके लिए कुछ दो शब्द बोल रहे हैं। और वो यारों के यार थे, दोस्तों के दोस्त थे, वो हर एक के लिए अच्छा सोचते थे। मैं उनकी छोटी सी बात कहूँगी, जब भी किसी का फ़ोन आता था मैं नहीं उठाती थी, कहती क्या पता है इनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आप क्यों नहीं फ़ोन उठा रही हो। और अपना काम जो रेडियो के लिए करते थे, कोई भी काम उन्हें दिया जाता था वो बड़े शौक से करते थे और दिल लगा कर करते थे। छोटा भी काम हो वो उस काम को बहुत बड़ा करते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो डब थिएटर बनाया और उन्होंने उसमें बहुत सारे प्लेस लिखे और उनका निर्देशन किया और उनकी बहुत से लोगों ने पसंद किया। वो बेंगलोर, जम्मू, दिल्ली हर जगह उन्होंने अपनी शोज की और लोगों ने उन्हें पसंद किया। उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत सारे रेडियोस में प्लेस में काम किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज किए और मैं उनके लिए और क्या बोलूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी मन्ना साहब और आर्टिस्ट फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें मंच पर आने का, दो लफ्ज़ बोलने का जो उन्होंने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका शुक्रिया। हम तो आपसे और कुछ सुनना चाहते थे क्योंकि आपके हाथों में जो पन्ना था, पन्ने वो देख कर लगा, ये हमें टेक्स्ट भेज दीजिएगा प्लीज आपसे, क्योंकि उपेंद्र खुशू जी के साथ काम करना और बहुत सारे आप देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति जो है ना, एक एक महाकाव्य है, एक एक किताब लिखी जा सकती है। और जो सर ने किताब लिखा है जिसकी कीमत सुनकर तो पांव तले जमीन खिसक गई थी जब फेसबुक पे देखा था, और सर ने फॉरवर्ड किया था या एडिट किया था, आप एडिटर हैं, और वो विदेश से किताब शायद हो, क्या नाम है सर? विल्स ट्यूमर। ये विल्स ट्यूमर जो है बच्चों में होता है और सर बाल रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कैंसर तो एक पार्ट है लेकिन पूरे बच्चों के ये पेडियाट्रिक सर्जन
देश के जाने माने पेडियाट्रिक सर्जन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड KSCH। सर का बहुत बहुत आभार है कि सर आपने सकारात्मकता को न केवल यहाँ पधार कर, इससे पहले भी आपने लगभग 2 RJS के वेबिनार, अभी तो हाल ही में जो राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर के उपलक्ष्य में 6 नवंबर को मनाया जाता है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि RJS 7.25 साल से जरूर काम कर रहा था, लेकिन हम लोगों को जो दिशा मिली है वो बड़े बड़े ऐसे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, आप जो सोचिए फाइनेंस सेक्रेटरी सौरभ, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ मिश्रा जी जो हम लोगों के RJS के मंच पे आए, MS बिट्टा जी जब RJS के इस मंच पे आजादी की अमृत गाथा शुरू करवाने वाले, और बताना चाहूंगा डॉक्टर करण सिंह जी जिनके रिप्रेजेंटेटिव आज करण सिंह जी के साथ काम करने वाले दो शख्सियत, डॉक्टर AK मर्चेंट जी अपने आप में द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पूरे विश्व शांति के लिए काम करने वाले, लिटरेचर के लिए काम करने वाले, और डॉक्टर करण सिंह जी तक पहुंचाने वाले शख्सियत भी यहाँ पर आ रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित अख्तरुल वासे साहब, आप खुसरो फाउंडेशन के, मैं दीदेवाल जी तो आध्यात्मिक गुरु हैं हम लोगों के, हमारे पत्रकार साथी आप सभी समझ रहे हैं, सुदीप साहू जी हमारे RJS गाजियाबाद के प्रभारी हैं, सुंदरम जी जो बहुत कार्यक्रम करते हैं, अभी 19 तारीख को भी कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, बिटिया के साथ आए हुए हैं, बिटिया गाती भी है, और निश्चित रूप से समय मिला तो बिटिया के भी आवाज का हम लोग लुत्फ उठाएंगे। और भरत प्रसाद जी के बारे में हमने बताया आपको, तो भरत प्रसाद जी से हम लोग जानते हैं क्योंकि ये नई बातें बताने के लिए इनको आमंत्रित किया गया है, ऐसी बात जो मंच से आपने नहीं सुनी होगी, बहुत कम सुनी होगी, बहुत ही टेक्निकल चीज है लेकिन जीवन में अहम रोल अदा करती है। तो ऐसे भरत प्रसाद जी जिनका कि डिजिग्नेशन अगर बताऊं तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नेशनल इंडिया ग्रुप के भी APAA उसके बारे में बताएंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इंटरनेशनल APAA के काउंसिलर हैं, और एडवोकेट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अटॉर्नी। सर ये टेक्निकल चीजें जो हैं ये यहाँ यूट्यूब पे ओके सबको नमस्कार और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मानंद जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और राजेंद्र जी का जिन्होंने मुझे जोड़ा RJS फैमिली से। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे और कैसा प्रोग्राम होगा, लेकिन आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। खासकर जो आमंत्रित गेस्ट हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनको देख के बहुत ही एक खुशी हो रही है कि इतने महान लोगों के साथ मुझे बैठाया गया है। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ, और मेरा जो एरिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ है, जिसको पेटेंट लॉयर, ट्रेडमार्क लॉयर भी आप कह सकते हैं। हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है ये सब चीज़ें प्रोनाउंस करना। मैंने कुछ चीज़ें मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब आप लोग इसको इजीली समझ सके। थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं चीज़ें, लेकिन आजकल प्रचलन में यही है। अगर देखा जाए तो हिंदी जो किताबें हैं बहुत कम होती है, अंग्रेजी किताबें ज़्यादा होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ की। तो मैं लगभग इट हैज़ बीन लाइक 20 years in the profession, and I have been practicing especially into intellectual property rights law, जिसको हिंदी में बौद्धिक संपदा कहते हैं। बौद्धिक संपदा का अगर शुरुआत किया जाए 1995 से अगर किया जाए तो हम देखे होंगे कि नीम और बासमती का पेटेंट हुआ था US में। उन्होंने हल्दी का पेटेंट करा लिया था, और हल्दी के पेटेंट कराने के बाद इंडिया जो है तब जागी, इंडिया की सरकार तब जागी। उसके पहले हम ये सोचते थे कि हमारे जो फोरफादर्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो संपदा था वो यही सोचते थे कि हमारे बच्चों के पास जाएगा, बच्चों के पास उनके बच्चों के पास जाएगा, और ये चलते रहेगा। मतलब ये कोई ले नहीं सकता, ये हमारा है, हल्दी हमारा है, नीम हमारा है, बस बासमती हमारा है। ऐसे बहुत हजारों और संपदा है हमारे देश के पास जो सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं है। लेकिन 1995 में जब US ने हल्दी का पेटेंट कराया वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, राइसटेक ने बासमती का पेटेंट करवाया UK में,
तब जाके हमारी सरकार की आंख खुली और सरकार ने कानून बनाना शुरू किया। यह जो एग्जिस्टिंग कानून था उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया और तब से ये जो जर्नी है हमारी शुरू हुई। इसी मामले में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो आज एग्जिस्ट करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है, सरकार ने जितनी भी हमारी संपदा है हमारे पूरे देश में उनको इकट्ठा करके एक वेबसाइट पे इन्होंने सब डाला हुआ है। जब हल्दी की